सुप्रभात उत्तराखंड, मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। पहाड़ी जिलों में बर्फबारी को लेकर एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। बर्फबारी की चेतावनी के मद्देनजर विभागों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अपर जिलाधिकारी ने विभागों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन और विभागीय नोडल अधिकारियों को हाई अलर्ट मोड पर किया गया है। चौकी, थाने में आपदा संबंधित उपकरण और वायरलेस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। 4 जनवरी तक खासतौर पर सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पहाड़ी जिलों में बर्फबारी को लेकर एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। बर्फबारी की चेतावनी के मद्देनजर सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अपर जिलाधिकारी ने विभागों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं और 4 जनवरी तक यानी कल तक खासतौर पर सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई और चमोली में ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हुई है। औली में भी जमकर बर्फबारी हुई है। औली पहुंची सैलानियों ने भी जमकर इस बर्फबारी का आनंद लिया। साथ ही स्कीइंग और बोर्ड स्की के गुर भी सीखे। यहां लाइव स्नोफॉल का सैलानी जमकर लुत्फ उठाते दिखे। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी बर्फबारी हो सकती है। हेलो, मेरा नाम अश्विनी है। मैं मुंबई से आई हूँ और एक और एडवेंचर स्पोर्ट मुझे करना था तो वो तो हो गया और बहुत मज़ा आया। औली बहुत ब्यूटीफुल है, स्नोफॉल मिला, सबसे बेस्ट तो वो था। और आप पिथौरागढ़ की बात करते हैं तो यहां भी कल जबरदस्त बर्फबारी हुई है। ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह से ही स्नोफॉल शुरू हो गया था जो काफी देर तक चलता रहा। मुनस्यारी के साथ ही अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया। बारिश और बर्फबारी के कारण ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बर्फबारी होने से सैलानी खुश जरूर हैं जो नए साल का जश्न मनाने ऊंचे इलाकों में गए थे, लेकिन कड़कड़ाती ठंड के बीच हो रही बर्फबारी ने स्थानीय लोगों की जिंदगी को पटरी से उतार दिया। मजदूरी के लिए आया था, वो भी नहीं है दुकान वाला। कोलकाता से आया हुआ हूँ। यहाँ पे आइस गिरते हुए देख के मुझे बहुत अच्छा फीलिंग्स हुआ। ये मेरा लाइफ का सेकंड टाइम फीलिंग्स है आइस देखते हुए, मैंने स्नो गिरते हुए फीलिंग्स मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के वेदर को मैं चाहता हूँ जो और थोड़ा आइस गिरे ताकि हम लोग के और जो भाई बंधु लोग आए और भी एंजॉय कर सके। वहीं भारी बर्फबारी के बीच पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्कीइंग भी शुरू हो गई है। मुनस्यारी के डाडाधार में पर्यटन स्कीइंग कार्निवल शुरू किया गया है जिसमें पर्यटन विभाग 3 दिनों तक मुफ्त में स्कीइंग के गुर सिखाएगा। स्कीइंग कार्निवल का सैलानी जमकर मजा ले रहे हैं। पर्यटन कारोबारियों का मानना है कि इस प्रकार के आयोजनों से पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। आए हैं जो बाहर से वो इस स्नो स्केटिंग का आनंद उठा रहे हैं। और जो मुनस्यारी में 2020 का नया वर्ष का जो ये पहला हिमपात, पहला जो बर्फबारी हो रहा है, जो पर्यटकों के में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है जो मुनस्यारी में पर्यटक हैं। मसूरी देहरादून घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। देहरादून जू में उत्तराखंड का पहला सर्पेंटाइन हाउस आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। यहां कई सांपों के दीदार हो सकेंगे। मसूरी देहरादून रोड पर 5 हेक्टेयर में बनाया गया मिनी जू एक बेहतरीन टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। यहाँ कई वन्य जीवों के साथ ही सबसे बड़ा एक्वेरियम, कैक्टस गार्डन और 3D थिएटर भी मौजूद है। अब यहाँ पर सर्पेंटाइन हाउस भी आम जनता के लिए खोल दिया गया है जिसमें कई तरह के सांपों को देखा जा सकेगा। ये हमारा उत्तराखंड प्रदेश का पहला सर्पेंटाइन हाउस है और इसमें लगभग जो है हमारे 12 एनक्लोजर्स है, सांप बड़े हैं जिसमें विभिन्न प्रजाति के 12 वैरायटी के सांप यहाँ पे रखा गया है। भारत में पाए जाने वाले टॉप 4 विषैले सांपों में से किंग कोबरा समेत 3 प्रजाति के सांप यहाँ मौजूद हैं। तो वहीं धामण, वाइन स्नेक, रॉक पाइथन, बॉल पाइथन, बर्मी अजगर समेत दुनिया के सबसे लंबे सांपों में से एक रेडकुलेट पाइथन भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारा पाइथन का 2 वैरायटी जो हमारा इस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है उसको भी डिस्प्ले में रखा गया, रॉक पाइथन और रेटिकुलेट पाइथन। इसके साथ साथ इगुआना की एक छिपकली प्रजाति है, बड़ी साइज बनता है, वो एक्जोटिक वैरायटी है, उसको भी एक डिस्प्ले में रखा गया है। सर्पेंटाइन हाउस में पूरी तरह से इको फ्रेंडली माहौल दिया गया है। हाउस के इनक्लोजर बनाने में ही करीब 6 क्विंटल प्लास्टिक और अन्य वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। तो अब दून मसूरी आने वाले सैलानियों को सांपों के दीदार का मजा भी यहाँ मिल सकेगा। देहरादून से सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18।
अब बात करते हैं उत्तराखंड के सम्मान को। तो उत्तराखंड को कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। कर्नाटक के तुमकुर में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को सम्मानित किया। इस दौरान पीएम ने किसानों को भी सम्मानित किया। उत्तराखंड लगातार कृषि के मामलों में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, इसलिए पीएम मोदी ने राज्य को कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित किया और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस अवार्ड को लिया है। पानी की दुकान लाते हैं, कोई नारियल बेचता होगा। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए श्रम योगी पेंशन योजना देश में चलाई है, ताकि उनको भी जब वो 60 साल के हो जाए उनको भी पेंशन मिले, वो भी अपने परिवार का खर्चा, अपना दवाई का खर्चा, अपना खाने का खर्चा घर में बैठे बैठे निकाल सके। तो हमारा शरीर हमारा जवाब दे लगता है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी एक गरीब घर का बेटा, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने अपने देश के गरीबों के लिए होगी, अपने किसानों के लिए होगी। उन्होंने ऐसी योजनाएं आज पूरे देश को दी है, जिसमें करोड़ों किसान आज लाभान्वित हो रहा है। कर्नाटक के तुमकुर में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के दौरान कुछ खास तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं, जो पीएम नरेंद्र मोदी की सादगी और उनकी महिलाओं के प्रति सम्मान को जाहिर करती हैं। दरअसल कर्नाटक के तुमकुर में कृषि कर्मण अवार्ड का कार्यक्रम चल रहा था, जहां देश भर से चुने गए किसान और कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। इसी दौरान जिन महिलाओं को सम्मान मिला, उन्होंने पीएम मोदी के पैर छुए, लेकिन पीएम भी उनके सम्मान में झुक गए और अपने से कम उम्र की कई महिलाओं को सम्मान देते हुए उनके पैर छुए। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार भी उत्तराखंड वासियों को मायूस होना पड़ेगा। राजपथ पर निकलने वाली झांकियों में प्रदेश की झांकी देखने को नहीं मिलेगी। राज्य बनने के बाद गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड झांकी 11 बार सिलेक्ट हुई है। राजपथ पर उत्तराखंड की झांकी प्रदर्शित करने के लिए प्रदेश की ओर से भेजे गए तीनों प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया गया है। भेजे गए प्रस्तावों में उत्तरकाशी का बटर फेस्टिवल, चक्राता का लाखा मंडल और जल संवर्धन और संरक्षण को लेकर झांकी भेजी गई थी, लेकिन सभी नकार दिए गए, जिससे अब इस बार राज्य की झांकी नहीं दिखेगी। देश की कई यूनिवर्सिटीज में सीएए के विरोध में उठी आवाज से बीजेपी टेंशन में है। ऐसे में कहीं यूथ बीजेपी से ही नाराज न हो जाए, इसके लिए उत्तराखंड बीजेपी अब युवाओं के बीच जाने की तैयारी कर रही है। सीएए को लेकर हो रहे विरोध से बीजेपी को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादातर विरोध में कई यूनिवर्सिटीज के छात्र ही मौजूद रहे। अब उत्तराखंड बीजेपी को डर है कि कहीं 2022 में यूथ पार्टी से नाराज ना हो जाए, और इसके लिए अब बीजेपी की बड़ी तैयारी है। पार्टी के नेता स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के साथ ही कोचिंग संस्थानों में भी जाएंगे और छात्रों के बीच नागरिकता संशोधन कानून का भ्रम दूर करेंगे। पहले भी 8 बार जो है इसमें संशोधन हो चुके हैं, तो उन सारे विषयों को हम जो है छात्रों के बीच रखेंगे। और बहुत सारे छात्र पहले से बहुत अच्छे से जानते भी हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ उनकी जिज्ञासाएं होंगी, जो उनका भ्रम होगा, उसको हम सारे युवा मोर्चा कार्यकर्ता हमारे सारे टीम बना के जो है हम जाएंगे कॉलेजेस में। बीजेपी जानती है कि 2017 हो या फिर 2019, पार्टी ने यूथों के सहारे ही चुनावी वैतरणी पार की थी, और इस बार यूथ नाराज हुआ तो सत्ता दूर छिटक सकती है। अब इसीलिए युवाओं के साथ साथ देश भर के भी कई बड़े नेता उत्तराखंड आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 15 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। हम घर घर संपर्क करेंगे, रैलियां करेंगे, पत्रकार वार्ताएं करेंगे, प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, कॉलेजों को, विद्यालयों को, यूनिवर्सिटीज़ को, समूह को, ऐसे सामाजिक उसमें संगठनों को जो कि इसके पात्र हैं या जिनके माध्यम से हम उन तक पहुंच सकते हैं, उस सभी तरह से इसको चलाया जाएगा। भले ही बीजेपी का यह अभियान सीएए को लेकर है, लेकिन बीजेपी इससे अपने वोट बैंक को भी चेक करना चाहती है, ताकि 2022 में कोई कोर कसर न रह जाए। किशोर रावत, न्यूज़ 18, देहरादून।
सांगठनिक चुनाव के तहत बूथ, मंडल और जिला अध्यक्षों का चुनाव कराने के बाद भाजपा के लिए अब मंडल और जिला कार्यकारिणियों का विस्तार करना भी किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। मंडलों में 45 तो जिला स्तर पर 65 लोगों को मिलाकर मंडल और जिला कार्य समितियों का गठन होना है, जिसमें उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री समेत कार्य समिति सदस्य चुने जाने हैं। मंडल कार्यकारिणी के गठन के लिए पार्टी ने गुरुवार को सांगठनिक दृष्टि से बनाए गए प्रदेश के सभी 250 मंडलों में पार्टी नेताओं को भेजकर मंडल कार्य समितियों के लिए रायशुमारी की। जिला कार्यकारिणी के लिए अभी रायशुमारी भी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इच्छुक नेता अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुट गए हैं। कहीं पे विवाद का कोई सवाल ही नहीं हो सकता। कार्यकारिणी का गठन वो तभी होता है क्योंकि नए नए अभी अध्यक्ष बने हैं, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, और अब फिर उसके बाद जो है जब प्रदेश ने एक परफॉर्मा तैयार किया है वो सभी जिलों में भेज दिया गया है। वो भरकर के जैसे ही आएगा उसके बाद जो है ऐलान कर दिया जाएगा। झबरेड़ा विधायक देशराज कणवाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने विपिन तोमर की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें जाति प्रमाण पत्र गलत होने का दावा किया गया था। आपको बता दें कि विपिन तोमर ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा था कि देशराज कणवाल ने जिस सीट पर चुनाव लड़ा था वो सीट रिजर्व थी और गलत जाति प्रमाण पत्र देकर चुनाव जीता है। इसके साथ ही देशराज कणवाल के पास उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र न होने का हवाला देते हुए उनकी विधायकी निरस्त करने की भी मांग की गई थी। उसके खिलाफ उन्होंने रिव्यू एप्लीकेशन ही लगाई थी। रिव्यू एप्लीकेशन में लास्ट बार भी वो बहस करने के लिए कोई हाजिर नहीं आया था। आज उनकी रिव्यू एप्लीकेशन खारिज हो गई है। तो वो ऑर्डर जिसके तहत गवर्नमेंट ने तय करना था कि विधायक देशराज कणवाल जी को कोई उनका कास्ट सर्टिफिकेट फर्जी है या असली है, उस वाले वो कंट्रोवर्सी पे स्टेट गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है वो इस लेवल तक फाइनल है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी मुंबई में अपना इलाज करा रहे हैं और कल उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने उनसे मुलाकात की और अग्रवाल ने बलूनी का हालचाल जाना। प्रेमचंद अग्रवाल ने बलूनी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। अनिल बलूनी कई महीनों से मुंबई के अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की पुरानी टीम को तो खत्म कर दिया गया है, लेकिन अब नई टीम की घोषणा से पहले जंबो और मिनी टीम के बीच पेच फंस गया है। आखिर कैसे फंस गया है ये पेच, देखिए इस रिपोर्ट में। इन दिनों पीसीसी की नई टीम को लेकर माथापच्ची जारी है। बड़े नेता अपने करीबियों को टीम में जगह दिलाने की जुगत में हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान के एक फरमान ने सभी नेताओं को परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि आलाकमान ने टीम छोटी और कारगर बनाने की सलाह दी है। यही वजह है कि प्रदेश के नेता अब आलाकमान के सामने अपनी बात रखने की बात कर रहे हैं। इतने बड़े लोगों में कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, 40-40 साल 50-50 साल के वर्कर हैं, तो यदि उन्हें कोई सम्मान मिलता है तो हम भी अनुरोध कर लेंगे कि हम 70 MLAs तो बना नहीं सकते, सबको टिकट भी नहीं बांट सकते, तो कम से कम पदों के सम्मान से ही नवाज दें लोगों को। कांग्रेस हमेशा से पदाधिकारियों की जंबो टीम बनाती रही है और कांग्रेस के हर गुट के नेताओं को उस टीम में भी जगह मिलती रही है। अब ऐसे में इस बार समीकरण बदले हैं तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस के भीतर चल रही कवायद पर चुटकी लेने से नहीं चुके। मैं समझता हूं कि वहां ये संभव नहीं है। वहां सब नेता हैं। वहां आज तो कार पर आप बिल्ले नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो गली मोहल्ले पर कार पर एक प्लेट लगी होती थी, फलाना उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, फलाने महामंत्री कांग्रेस पार्टी, फलाने इस टाइप से लगती थी। वो प्लेट नहीं लगती है, लेकिन पैड अभी भी बहुत प्रयोग होते हैं। कांग्रेस के भीतर जहां पहले अंडी तिवारी और हरीश रावत का खेमा हुआ करता था, तो वहीं अब ये खेमेबाजी और भी बढ़ गई है। अब ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस की नई टीम में खेमेबाजी का कितना असर दिखता है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। पिथौरागढ़ से खबर है, विधायक हरीश धामी का पलटवार। पीसीसी चीफ पर प्रीतम सिंह पर उन्होंने निशाना साधा है। सिर्फ चाटुकारों से नहीं चलती है कोई पार्टी, ये धामी का कहना है। जमीनी कार्यकर्ताओं को कोई पूछ नहीं रहा है। यही हाल रहा तो 11 से 1 में पहुंच जाएगी पार्टी। हरदा के समर्थन में है धामी। आपको बता दें कि निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी भी दे चुके हैं। हरीश रावत को किनारे किया गया तो तय है कि 2022 का चुनाव निर्दलीय लड़ूंगा। फेसबुक पर भी विधायक धामी ने पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह को जवाब दिया था। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह पर निशाना साधा है विधायक हरीश धामी ने।
तो एक तरह से कांग्रेस की जो अंतर्कलह है वो बाहर आ रही है। और विजय वर्धन उप्रेती हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, जिस तरह से अंदरूनी कलह सामने आ रही है उससे कैसे होगी मिशन 2022 की तैयारी कैसे होगी? कि निश्चित तौर पे मनु, पीसीसी चीफ और हरीश रावत समर्थकों में आर पार की जंग यहाँ पर छिड़ी हुई है। मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड की सियासत की अगर हम बात करें, राज्य बनने के बाद ही हरीश रावत का जो गुट रहा है वो एक प्रभावशाली गुट रहा है। शुरू से ही उन्होंने अपनी यहाँ पर दखल बनाई हुई है और अभी के दौर में जब प्रीतम सिंह पीसीसी की कमान यहाँ पर संभाल रहे हैं तो उनके उस गुट के भीतर भी अपनी ताकत को एहसास कराने के लिए यहाँ पर हरीश रावत गुट पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। और जिस तरीके से प्रीतम सिंह ने यहाँ पर जवाब दिया था कि अगर हरीश धामी चाहें तो वो निर्दलीय लड़ सकते हैं, उनका वो अपना फैसला होगा, तो उसके बाद फिर हरीश धामी ने फेसबुक पर एक और पोस्ट यहाँ पर डाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा, अगर हाल यही रहे तो 11 से 1 में पहुंच जाएगी पार्टी। और हरीश रावत जो पूर्व सीएम है उनको यहाँ पर सम्मान नहीं दिया जा रहा, उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। यहाँ तक कि हरीश धामी ने फिर एक बात दोहराई है, अगर यही हालात रहे तो 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होगा वो धारचूला से निर्दलीय यहाँ पर ताल ठोकेंगे। तो निश्चित तौर पे जो लड़ाई है वो बिल्कुल एकदम खुलकर सामने आ गई है दोनों गुटों की। और इस बार जो हरीश रावत गुट के जो कमांडर बने हैं वो हरीश धामी बने। हरीश धामी ने यहाँ पर पीसीसी चीफ से मोर्चा लिया हुआ है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो प्रीतम सिंह का गुट है और हरीश रावत के गुट की है उनकी जो लड़ाई है बिल्कुल खुल के सामने आ गई है। और जहां तक जो राजनीतिक तौर पे अगर हम लोग देखें तो ये शंका भी लगाई जा रही है कि जिस तरीके से अभी पीसीसी चीफ ने अपनी जो प्रदेश कार्य समिति है उसको भंग किया है, उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि नई प्रदेश कार्य समिति यहाँ पर गठित होगी। तो इस बात को भी यहाँ पर राजनीतिक तौर पे महसूस किया जा रहा है कि कहीं हरीश रावत गुट उस पीसीसी जो प्रदेश कार्य समिति है उसमें अपना ज्यादा से ज्यादा दखल तो नहीं चाहता है। इस हरीश धामी के जिस तरीके से एक के बाद एक बयान आ रहे हैं और पीसीसी चीफ को जिस तरीके से वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इससे ये लग रहा है कि कहीं वो अपनी ज्यादा से ज्यादा पदों में ये हरीश रावत गुट के लोगों को काबिज करवाना चाहते हैं। जी विजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक कमल ज्वेलर्स, उत्तराखंड का उत्कृष्ट ज्वेलरी शोरूम जहां मिलता है ज्वेलरी के साथ शुद्धता का विश्वास। प्रायोजक कमल ज्वेलर्स, उत्तराखंड का उत्कृष्ट ज्वेलरी शोरूम जहां मिलता है ज्वेलरी के साथ शुद्धता का विश्वास। Largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages.
नैनीताल में गुलदार का आतंक इस कदर है कि अब नैनीताल के रिहायशी इलाकों में इसकी धमक दिखने लगी है। तस्वीरें नैनीताल के रुकुट कंपाउंड की हैं, जहां आए दिन गुलदार दिखने से लोगों में दहशत है। गुलदार एक कुत्ते का शिकार करने पिछले से झपटता है, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती और गुलदार वापस चला जाता है। वहीं दूसरे वीडियो में अगले दिन फिर गुलदार आता है और कुत्ते के शिकार के लिए अंदर घुस जाता है। वहीं लगातार गुलदार की धमक से लोगों में दहशत का माहौल है। तो नैनीताल से ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। रिहायशी इलाकों की ये तस्वीरें हैं, जहां पर गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है। रुकुट कंपाउंड की तस्वीर, जहां पर गुलदार दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि गुलदार एक कुत्ते का शिकार करने उसके पीछे से झपटता है, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिलती तो गुलदार वापस चला जाता है। दूसरे वीडियो में आप देखिए कि अगले दिन फिर गुलदार आता है, कुत्ते के शिकार के लिए अंदर घुस जाता है, और जिसकी वजह से यही वो तस्वीरें हैं जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। पौड़ी के पास धनक गांव में वन विभाग ने गुलदार का शव बरामद किया है। गांव के नाले से बरामद नर गुलदार की उम्र 5 साल के करीब है। वन विभाग ने प्रथम दृष्टया इसे प्राकृतिक मौत बताया है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद कारणों का पता चल पाएगा। सूचना मिली धनक गांव में पट्टी नंदल में एक मृत गुलदार गटोली घाट में मिला हमें। वो प्रत्यक्ष जो देखा है उससे ये लग रहा है कि नेचुरल डेथ है और उसका पोस्टमार्टम वगैरह करवाया जा रहा है। उसके मौत की पुष्टि क्यों कैसे हुई है तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा, लेकिन प्रत्यक्ष प्रथम दृष्टया यही है कि नॉर्मल डेथ है। राज्य का सबसे बड़ा नगर निगम देहरादून लोगों को तो हाउस टैक्स भरने की नसीहत देता है, लेकिन खुद ही टैक्स भरने में फिसड्डी साबित हो रहा है। नगर निगम ने अपनी खुद की बिल्डिंगों का हाउस टैक्स जमा नहीं किया है। हालांकि मामले का पता चलने पर आनंद फारन में प्रॉपर्टी टैक्स के 25 लाख रुपए जमा किए गए। आपको बता दें कि निगम ने इस साल 50 करोड़ टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखा है। देहरादून नगर निगम में अभी तक हाउस टैक्स नहीं जमा हो रहा था और इसीलिए हम लोगों ने अपना खुद सेल्फ असेसमेंट किया और जो नगर निगम की मुख्य बिल्डिंग है इस पर 7.5 लाख रुपए पर एनम का ये निकला है हाउस टैक्स। 4 सालों से जमा नहीं किया गया था। देहरादून में रसोई गैस सिलेंडर की ऑनलाइन पेमेंट नहीं करने पर लोगों को गैस देने से मना किया जा रहा है। शहरी इलाकों में 30% कैशलेस ट्रांजैक्शन को अमल में लाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद कैश पेमेंट नहीं लिया जा रहा है। दरअसल फरवरी से उत्तराखंड में रसोई गैस सिलेंडर ऑनलाइन पेमेंट करने पर ही देने की योजना है। ऐसे में आर्केडिया ग्राम सभा के लोगों को रसोई गैस सिलेंडर देने से डिस्ट्रीब्यूटर ने मना कर दिया, जिसके बाद लोग खासे परेशान हैं। कि जो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति है उसके हिसाब से तो यहाँ सर्वर चलता ही नहीं है, और इस तरह की अगर आप योजना लेके आ रहे हैं और उसका बिना प्रचार प्रसार करे हुए आप अचानक हम पे थोपेंगे तो ये तो सरासर नाइंसाफी है। क्योंकि आज भी उत्तराखंड, आप राजधानी देहरादून में देख लीजिए कि घंटों घंटों बैंक में सर्वर गायब हो जाता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हमारा ट्रांजेक्शन जो है ऑनलाइन जो है 30% हो जाए। पिथौरागढ़ की विधायक चंद्रा पंत ने अधिकारियों के साथ गुरुवार को निर्माणाधीन बेस अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था को बेस अस्पताल जल्द बनाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया है कि इसी साल में हर हाल में बेस हॉस्पिटल का उद्घाटन हो जाएगा। बता दें कि पिथौरागढ़ में बेस चिकित्सालय 15 सालों में सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। तो अभी पूरे 90% तो हो चुका है काम, जो 10% बचा हुआ है वो जल्दी से पूरा हो जाएगा। इसकी जो ओपीडी है वो तो लगभग पूरी हो चुकी है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व वन्य जीवों का आशियाना है, लेकिन वन्य जीवों के इसको